बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मेडिकल। मैं हूँ डॉक्टर लारैब और आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है गाउट। सबसे पहले हम गाउट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ गाउट। Gout is a common inflammatory condition caused by deposition of monosodium urate crystals in joint following chronic hyperuricemia। अब बेसिकली इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है, गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। और वो होने के पीछे रीज़न क्या है, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी सर्कुलेशन के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिन्हें हम मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बोलते हैं। और ये क्रिस्टल्स जो जॉइंट्स है बॉडी के, वहाँ पे जाके इनकी डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है एंड एज अ रिज़ल्ट जो जॉइंट है वो स्वेल हो जाता है। अब हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 50 to 30 ईयर्स के जो पॉपुलेशन है उसमें ये कंडीशन कॉमन है। और अगर जेंडर की बात करें तो मेल्स में इसका रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम होता है और ये हार्मोन भी यूरिक एसिड के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये हार्मोन मेल्स के अंदर कम होता है, दैट इज़ वाई उनके अंदर गाउट होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फैमिली टेंडेंसी, फैमिलीज़ के अंदर भी ये जो कंडीशन है वो रन करती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। अब बेसिकली अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली जो हम प्यूरिन डाइट लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोजीनियस प्यूरिन मौजूद होती है वो कन्वर्ट होती है यूरिक एसिड में, ठीक है। और हमारी किडनीज जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उतना यूरिक एसिड बॉडी में स्टे करता है और बाकी जो है वो किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है। बट अगर किसी रीज़न की वजह से किडनी उसको फ़िल्टर ना कर सके, बॉडी में से एक्सक्रीट आउट ना कर सके, जो कॉजेज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फिर क्या होता है, वो यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट। हाइपरयूरिसीमिया और गाउट की कॉजेज़ को अगर हम देखें किन किन वजूहात की वजह से कंडीशन हो सकती है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हैविंग हाई यूरेट लेवल्स, ठीक है, जो डाइट के थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, डिहाइड्रेशन, हैविंग मेन्यूपॉज। क्यों मेन्यूपॉज? क्योंकि इसमें अगेन फीमेल्स में भी फिर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इंक्रीजिंग एज जो कि 30 to 50s की एज आ जाती है। ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस सच एज सोडा, अल्कोहल भी इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती है। तो ये फ्यू रीजंस हो सकते हैं ऑफ हाइपर यूरिसीमिया। देन उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, गाउट जिस पेशेंट को है वो किस तरह से प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो जॉइंट्स देख लेते हैं, जिन जॉइंट्स के अंदर ये कॉमन है, बिग टो के अंदर, इसके अलावा एंकल्स, नीज़, रिस्ट एंड एल्बो, ये वो जॉइंट्स हैं जो कि कॉमनली इफ़ेक्टेड हैं। इन जॉइंट्स में क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पर टेंडरनेस फील होगी, ठीक है, पेशेंट अलाउ नहीं करेगा आपको टू टच बिकॉज ऑफ पेन। स्वेलिंग होगी, सूजा हुआ होगा वो हिस्सा, रेडनेस होगी, वहाँ पर वार्मथ, टेम्परेचर रेज्ड होगा, स्किन जो वहाँ की नज़र आएगी आपको वो ग्लॉसी अपीयरेंस होगी, शाइनी स्किन होगी एंड वहाँ पर टोफाई डेवलप्ड हुए होंगे जो आपको यहाँ पिक्चर्स से नज़र आ रहे हैं कि जॉइंट की सर्टेन जो जब इस कंडीशन पे पहुँच जाता है तो वहाँ टोफाई डेवलप हो जाते हैं। गाउट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसमें हमारे पास आ जाती है जॉइंट डिफॉर्मिटी, ठीक है, जब वहाँ पर क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, पेन होगा, पेन की वजह से पेशेंट जॉइंट को मूव नहीं करेगा, उसकी रेंज डिक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। नर्व इम्पिंजमेंट, ठीक है, उस जॉइंट से पास होने वाली जो नर्व है, उस एरिया से पास होने वाली जो नर्व है उस पर कंप्रेशन आएगा। जैसे कि अगर हम एल्बो जॉइंट की बात
बात करें, वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है ये कंडीशन, तो वहाँ से गुजरने वाली जो रेडियल नर्व है वो इम्पिंज हो सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ मोबिलिटी, वहाँ पर पेन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से पेशेंट उस जॉइंट को मूव नहीं करेगा, उसकी रेंज डिक्रीज़ हो जाएगी, उस जॉइंट की, उस एरिया की मोबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होगी, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस कंडीशन के? मेल, ठीक है, मेल जेंडर जो है उसके अंदर कंडीशन ज़्यादा कॉमन है, जिसकी रीज़न आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, हाइपोथायरॉयडिज़म, कुछ मेडिसिन्स भी रीज़न हो सकती हैं, जैसे डायूरेटिक्स या एस्पिरिन हो गया, डायबिटिक पेशेंट्स, किडनी स्टोन्स, क्योंकि किडनीज़ प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, फ़िल्टर नहीं कर पाती क्योंकि स्टोन्स वहाँ पर बने होते हैं। इसके अलावा हाइपर लिपिडीमिया, फ़ैट लेवल जब बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो भी ये कंडीशन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि अपने डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी मेंटेन रखे और अवॉइड करे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनटेक को। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ डिज़ीज़ में हमारे पास जो नंबर 1 टाइप है दैट इज़ एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। जैसा कि इसका नेम एसिम्प्टोमेटिक इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कंडीशन तो पेशेंट के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है, यूरिक एसिड के लेवल्स तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी उसकी पेशेंट पे सिम्टम्स जो हैं वो भी विजिबल होना स्टार्ट नहीं होते। तो इस तरह के पेशेंट में बहुत ही माइनर सिम्टम्स आते हैं, तो उनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवा देते हैं, हम डाइट में उसको कहते हैं कि आपने प्यूरिन इनटेक ज़्यादा नहीं करनी है, आपने अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी, ज़्यादा जो स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं आपने वो नहीं लेने। और इसके अलावा अगर पेशेंट ओबीज़ है तो हम उसको वॉक रिकमेंड करेंगे कि आपने वॉक लाजमी करनी है। फिर आ जाती है एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट वो होता है, एज अ नेम इंडिकेट एक्यूट, कि एकदम से ये कंडीशन होती है, जॉइंट में इंटेंस पेन होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और 3 to 10 डेज़ के अंदर वो खुद ही सबसाइड भी हो जाती है। ये बेसिकली किसी ट्रिगर की वजह से, इसको जब कोई ट्रिगर मिलता है तो कंडीशन एकदम से होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि कोई स्ट्रेस, कोई ट्रोमा वगैरह हुआ, या पेशेंट ने उस वीक अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा की, या वेदर चेंजेस की वजह से जो है वो कंडीशन एकदम स्टिमुलेट हो गई और उसकी केयर की तो वो 3 to 10 डेज़ के अंदर दोबारा से कंडीशन जो है वो सबसाइड भी हो जाती है। क्रॉनिक गाउट, अब ये वो कंडीशन होती है जो सीवियर होती है। इस कंडीशन में पेशेंट का जो जॉइंट है वो परमानेंट तौर पर डैमेज हो चुका होता है। और क्रॉनिक कंडीशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी होता है कि वहाँ पर टोफाई डेवलप हुई भी होती है, जिसको आपने अभी पीछे जो है वो इमेज में देखा था कि उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। फिर आ जाता है सूडो गाउट। सूडो जो वर्ड होता है इट मीन्स कि किसी कंडीशन से सिमिलैरिटी। सूडो गाउट यानी ऐसी कंडीशन जो कि गाउट की कंडीशन से सिमिलर है। तो ये कंडीशन सिमिलर होती है रिलेटेड टू गाउट, लेकिन इसमें बेसिकली अब जो क्रिस्टल है वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल है इंस्टेड ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। अगली जो टाइप्स आ जाती हैं दे आर बेस्ड ऑन द कॉजेज़, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी गाउट, देन सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट जो होता है वो किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से नहीं होता, जैसे इसमें अगर पेशेंट की एज ज़्यादा हो रही है तो हो जाएगा, या फैमिली हिस्ट्री थी उसकी वजह से हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी गाउट है ये बेसिकली जो है ये एक एक्वायर्ड किसी डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट ड्रग्स कोई ऐसे इस्तेमाल कर रहा था, उसने एस्पिरिन का यूज़ ज़्यादा किया, डायूरेटिक्स का यूज़ ज़्यादा किया, इस वजह से कंडीशन हो गई, या किडनी स्टोन्स पहले डेवलप हुए उसकी वजह से फिर गाउट भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब इसका डायग्नोसिस आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को गाउट है, उसके लिए एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री भी लेंगे, जैसे कि डिस्कस किया कि एस्पिरिन एंड डायूरेटिक्स की वजह से भी ये हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स में से या और किसी फैमिली मेम्बर को ये कंडीशन तो नहीं थी। फिज़िकल एग्ज़ाम भी करेंगे, उसके आप जॉइंट्स को देखेंगे कि वहाँ पर स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ तो नहीं है। वाइटल्स भी आप पेशेंट के
चेक करेंगे, उसका टेम्परेचर वगैरह सारा, उसकी जो पल्सेस, सारे वाइटल्स जो हैं उनको आप चेक करेंगे। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं और यूरिक एसिड के लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इंक्रीज तो नहीं है नॉर्मल से। फ्लूइड एस्पायरेशन भी होती है कि वो जो उसका स्वेलन जॉइंट होता है वहाँ से नीडल के थ्रू फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है और फिर लैब्स में उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है एंड देन डायग्नोस किया जाता है यूरिक एसिड के लेवल्स को। तो ये कुछ तरीके हैं इस कंडीशन को डायग्नोस करने के। देन उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट में हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच भी है, जैसे कि प्रीवियसली डिस्कस किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, और दूसरी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है जिसमें जो 2 बेसिक ड्रग कैटेगरीज़ यूज़ होती है। नंबर 1 हम पेन किलर्स देते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि पेशेंट की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें, जिसमें एनसिड्स आ जाती हैं, कॉल्चिसिन आ जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। और दूसरा आप ऐसे ड्रग्स भी देते हैं जिससे यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं वो कम होते हैं, जिसमें आपके पास एलोप्यूरिनॉल आ जाती है। इसके अलावा जो है वो फ़िज़िकल थेरेपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, जिसमें रेज़ एंड रेस्ट द लिम्ब, जो लिम्ब इफ़ेक्टेड है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आइस थेरेपी यूज़ होती है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, वहाँ पर आइसिंग कर सकते हैं, पेशेंट को रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि आपने अपने जॉइंट को बहुत ज़्यादा कवर्ड नहीं रखना हर वक्त, एंड वेट कंट्रोल करवा सकते हैं, वॉक रिकमेंड कर सकते हैं, सर्टेन एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर सकते हैं कि पेशेंट ओवरवेट ना हो। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन है और किसी भी मीन के थ्रू ट्रीट नहीं हो रही, बहुत क्रॉनिक हो चुकी है, तो सर्जिकल अप्रोच यूज़ किया जाता है, जिसमें सर्जरी के थ्रू टोफाई को रिमूव किया जाता है। या अगर जॉइंट बिल्कुल ही डिटोरिएट हो चुका है, कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, तो उसका जॉइंट रिप्लेस करवा देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में क्लियर करने की कोशिश की है।